मुझे प्रश्न कुछ अटपटा लग, मैंने पूछा, ऐसा क्यों पूछते हो? मैं समझता हूँ वे सज्जन पुरुष काफी सहज और मिलनसार व्यक्ति हैं, ब्योमकेश ने कहा, और उनका नैतिक चरित्र। मैंने उत्तर दिया, जिस प्रकार अपने उस शराबी भांजे के बारे में उनकी नफरत देखी, मैं तो कहूँगा कि सीधे तथा सच्चे इंसान हैं। फिर उनकी उम्र भी हो गई है, उन्होंने विवाह भी नहीं किया। संभव है जवानी में उन्होंने कुछ प्यार व्यार की हरकतें की हों, लेकिन उन सब के लिए उनकी अब अवस्था नहीं है। ब्योमकेश हंस पड़ा। उनकी अवस्था न भी हो तो क्या उन बातों ने उन पर कोई रोक लगाई? जोड़ासांको के जिस घर में आशु बाबू रोज शाम को संगीत सुनने जाते हैं, वह एक रुत्री का घर है। दरअसल यह कहना कि वह उस रुत्री का घर है गलत है, क्योंकि आशु बाबू उसका भाड़ा भरते हैं। उस घर को संगीत संगोष्ठी रुकुल कहना भी शायद गलत होगा, क्योंकि संगोष्ठी बनाने के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों की दरकार होती है। यहाँ तो वे केवल एक है। क्या बात कर रहे हो? तो बुढ़ू काफी रंगीन तबीयत के हैं, वाह। और भी है, आशु बाबू उस रत्री की पिछली 12-13 वर्षों से देखभाल कर रहे हैं, इसलिए उनकी वफादारी पर शक नहीं किया जा सकता। और जाहिर है कि बदले में उन्हें भी वही वफादारी मिला है, क्योंकि और किसी संगीत का शौकीन को घर में घुसने की इजाजत नहीं है। दरवाजे पर सख्त पहरा है। मैं उत्सुकता से भर गया था। तो क्या वास्तव में तुम संगीत प्रेमी बनकर उस घर में गए थे? क्या देख पाए उस रत्री को? कैसी थी देखने में? ब्योमकेश बोला, मैं एक झलक ही देख पाया, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं उसके रूप का वर्णन करके तुम्हारे जैसे कुंवारे दोस्त की अनमोल रातों की नींद उड़ा दूं। एक ही शब्द कहूंगा, लाजवाब। उसकी आयु संभवतः 27 से 28 बरस की होगी। जो भी हो, मैं आशु बाबू की पसंद का कायल हो गया हूँ, मैंने हंसकर कहा। मुझे यह लग भी रहा था कि तुम्हें एकाएक आशु बाबू के निजी जीवन में इतनी दिलचस्पी क्यों हो गई है? ब्योमकेश बोला, अनियंत्रित उत्सुकता मेरी कमियों में से एक है। दूसरे आशु बाबू का वारिस मुझे परेशान किए हुए था। तो ये है आशु बाबू की वारिस? यह मेरी अनुमान है। मैंने वहाँ एक और व्यक्ति को देखा जिसकी आयु 35 के लगभग होगी। देखने में काफी तड़क भड़क वाला लगा। वह दरबान के पास तेजी से आया और उसके हाथ पत्र देकर गायब हो गया। जो भी हो, विषय चाहे जितना भी मजेदार हो, पर इस समय हमारे लिए इतना उपयोगी नहीं है। ब्योमकेश उठकर फर्श पर चक्कर लगाने लगा। मैं समझ गया कि ब्योमकेश नहीं चाहता कि आशु बाबू के निजी जीवन की ये घटना आशु बाबू को सुरक्षा प्रदान करने उसके प्रयासों में आड़े ना आ जान। मैं भी जानता कि मानवीय मस्तिष्क कई बार ऐसा स्थितियों में अनजाने में केंद्र बिंदु से भटक जाता है। इसलिए मैंने भी विषय बदलते हुए कहा, क्या तुम्हें घड़ी की जांच करके कुछ मिला? ब्योमकेश चलते चलते मेरे सामने रुक गया और हल्की मुस्कान के साथ बोला, घड़ी को जांचने के बाद मुझे 3 जानकारी मिली है। पहली, ग्रामाफोन पिन साधारण एडिसन ब्रांड का है। दूसरी, उसका भार ठीक 2 ग्राम है। और तीसरी, घड़ी अब ठीक नहीं हो सकती। उसकी मरम्मत संभव ही नहीं है। मैंने कहा, मतलब है कि तुम्हें कोई उपयोग जानकारी हाथ नहीं लगी? ब्योमकेश ने चेयर खींचकर बैठते हुए कहा, लेकिन मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि इससे मुझे यह पता चला कि जिस समय यह पिन मृतक के हृदय में दागा गया, उस समय मृतक और हत्यारे की दूरी 7-8 फीट से ज्यादा नहीं हो सकती। एक ग्रामोफोन पिन इतना हल्का होता है कि इससे अधिक दूरी से दागा जाए तो अपने निशाने पर नहीं लगा सकता, और तुम जानते ही हो कि हत्यारे का निशाना कितना अचूक रहा है। प्रत्येक बार हथियार ने अपना काम बखूबी पूरा किया है। आश्चर्य है, मैंने भी प्रश्न किया। हत्यारे ने इतने नजदीक आकर हत्या की है, फिर भी गायब हो गया, पकड़ा नहीं गया। ब्योमकेश बोला, यही तो सबसे बड़ी पहेली है। जरा सोचो, हत्या कर देने के बाद वह व्यक्ति भी भीड़ में खड़ा में होगा। हो सकता है कि मृतक की लाश को हटाने में सहायक भी रहा हो, फिर भी कोई उसे पकड़ नहीं पाया। कितनी सफाई से उसने अपने को छुपाए रखा।
मैंने कुछ देर सोचकर कहा, मान लो कि हत्यारे की पॉकेट में एक ऐसा यंत्र है जो ग्रामाफोन पिन को दाग सकता हो। जैसे ही वह अपने शिकार के सामने आता है, वह अपनी पॉकेट के अंदर से यंत्र को चला देता हो। अपना हाथ वह पॉकेट में ही रखता हो, किसी को शक भी नहीं होगा, क्योंकि बहुत से लोग चलते समय अपने हाथ पॉकेट में रखते हैं। ब्योमकेश ने कहा, अगर ऐसा होता तो वह अपना काम फुटपाथ पर भी कर सकता था। वह अपने शिकार के सड़क पार करने के लिए ही क्यों रुकेगा? दूसरे, मैं किसी ऐसे यंत्र को नहीं जानता जो बिना कोई आवाज किए त्वचा और मांसपेशियों को चीरकर सीधे हृदय पर आघात कर सकता हो। क्या तुमने सोचा कि इसके लिए यंत्र में कितनी शक्ति की जरूरत होगी? मैं चुपचाप सुनता रहा। ब्योमकेश बहुत देर तक अपनी कोहनियों को घुटनों पर रखें, मुंह हाथों में लिए गहन चिंतन में डूबा रहा। अंत में बोला, मुझे लगा रहा है इसका बहुत ही साधारण हल है जो मेरे हाथों के निकट ही है, लेकिन सामने नहीं आ रहा। जितना मैं प्रयास कर रहा हूँ उतना ही हाथों से फिसलता जा रहा है। उस रात हत्या के विषय पर और चर्चा नहीं हुई। जब तक ब्योमकेश सोया नहीं तब तक वह विचारों में और उलझा रहा, यह जानकर कि रहस्य का हल उसके हाथों के नजदीक पहुंच गया है, जो बार बार उसके हाथों से फिसलता जा रहा है। मैंने भी उसके विचारों में व्यवधान पहुंचाना उचित नहीं समझा। दूसरे दिन सुबह भी उसका चेहरा परेशान दिखाई दिया। वह जल्दी ही उठ गया और एक कप चाय पीकर चला गया। 3 घंटे बाद जब वह आया तो मैंने पूछ ही लिया, कहाँ गए थे? जूते के फीते खोलते हुए ब्योमकेश ने बड़ी व्यस्तता से उत्तर दिया, वकील के पास। मैंने देखा कि वह अब भी विचारों में डूबा तो और कोई बात नहीं की। दोपहर भर वह कमरा बंद करके काम में लगा रहा। एक बार मैंने फोन पर बात करते भी सुना। लगभग 4:30 बजे उसने दरवाजा खोला और झोंककर चिल्लाया, अरे भाई, कल की बात क्या भूल गए? शरीर में कांटे का रहस्य ढूंढने का समय हो रहा है। वाकई मेरे दिमाग से भी वह बात एकदम निकल गई थी। ब्योमकेश ने